how come this wisdom or knowledge is still applicable? And are you 100% sure कि application of this wisdom can produce results for any organization? जी CEO या MD ये कैसे डिसाइड करे कि इस समय मुझे भगवान कृष्ण की तरह बोलना है या मुझे अर्जुन की तरह एक्शन? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो TCS में इस समय 2% मैन पावर स्लैश की जा रही है, दैट इज फॉर द ग्रेटर गुड फॉर TCS? अपने कोर सर्कल में कॉम्पिटेंट को रखें या लॉयल को रखें उनके सामने तो और मेरा अनुभव कहता है कि वो लॉयल को ही रखते हैं, है ना? यस मैन की फौज बनता है और वो ही फिर उस साम्राज्य की तबाही का कारण बनता है जो यस मैन इकट्ठे आते हैं हमारे। अपनी मैथोलॉजिकल जितने स्क्रिप्चर्स हैं इसके ऊपर कहीं एम्फेसाइज किया हुआ या किसी घटना से लगता है कि हाँ उस समय भी लर्निंग एजिलिटी का महत्व था और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? जिनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के पॉडकास्ट में आपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, टॉप लीडरशिप, how to build my own career, how to come out of confusion, what are those 3 skills if somebody masters is going to grow in the career, इसके ऊपर जो उदाहरण देके, जो सूक्तियाँ, जो श्लोक सुना के आपने कनेक्ट किया इंडियन मैथोलॉजी को विद लीडरशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट एंड कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, मैं सर चकित हूँ और मैं श्योर हूँ कि इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को इससे बहुत गाइडेंस मिलने वाला है। नमस्कार, एक और एपिसोड, एक और पॉडकास्ट हार्ट टू हार्ट टॉक्स विद लाइफ कोच कुलवीर, एक संवाद जो नजरिया बदल दे में आपका स्वागत है। हाल फिलहाल में मेरा इंटरेस्ट माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स की तरफ बहुत बढ़ा और मैंने खुद अध्ययन करना प्रारंभ किया और तभी मेरी मुलाकात अपने एक पुराने मित्र से हुई जो कि 40 वर्षों का अनुभव लिए हुए हैं लीडरशिप डेवलपमेंट की फील्ड में और एज एन इंजीनियर उन्होंने अपनी लाइफ शुरू करी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए ये माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स आज भी रेलेवेंट हैं और ये भी टेस्ट करेंगे क्या वाकई में रेलेवेंट है और इनमें से कौन सी ऐसी विजडम है जो एज एन इंडिविजुअल मैं अपने ऊपर अप्लाई करूं तो मैं करियर में बहुत सक्सेस पा सकूं और अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकूं। हमारे गेस्ट हैं आदरणीय मिस्टर यश छेत्रपाल जी। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद कुलवीर जी, थैंक सर यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। यश छेत्रपाल जी को लगभग 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। 1984 ही स्टार्टेड हिज करियर विद मारुति हियर इन गुड़गांव एंड बाय क्वालिफिकेशन ही इज एन इंजीनियर। ही स्टार्टेड हिज करियर ऑन शॉप फ्लोर और धीरे 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 इनका इंटरेस्ट लीडरशिप की तरफ जाता रहा, सॉफ्ट स्किल की तरफ जाता रहा और इन्होंने मास्टरी की इंडिया के आधारभूत डीएनए में जो माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर है उनके ऊपर, जैसे महाभारत, चाणक्य नीति, रामायण, पंचतंत्रा एंड मैनी मोर। और मैंने इनके काफ़ी वीडियो सुने, इनसे वार्तालाप की, तो मुझे लगा कि बहुत सारी विजडम जिसको ये कोरिलेट कर पाते हैं हमारे डेवलपमेंट से और लीडरशिप डेवलपमेंट से सर के पास उपलब्ध है। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक बाय क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन इंजीनियर रहे, आपने क्वालिटी मैनेजमेंट को देखा और आज भी पढ़ाते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, Yes. क्वालिटी मैनेजमेंट। How come you got interested into mythological knowledge and started teaching to the top leaders of India, sir? गुड क्वेश्चन कुलवीर जी। जब मैंने शॉप फ्लोर पे जाके क्वालिटी प्रॉब्लम्स को देखा, समस्या केवल यही थी जो लोग शॉप फ्लोर पे मटेरियल बना रहे थे ना, Sir, वो प्रोडक्ट के साथ साइकोलॉजिकली अलाइंड नहीं थे। right. मशीनरी बहुत अच्छी थी, हाँ, मशीनें वही जो जापानियों के पास थी, वही मशीनें इंडियन बिजनेसमैन ने, एंटरप्रेन्योर ने इंपोर्ट की, वही डाइज, वही टूल, वो तो सब आ गया। कल्चर नहीं ला पाए, कल्चर नहीं ला पाए। ना तो कल्चर ला पाए, ना वो साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट जो आना चाहिए था वो आ पाया। देखिए, कल्चर डेवलप करने में बहुत लंबा समय लगता है, एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे लगा अगर मैं इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल अलाइनमेंट प्रोडक्ट के साथ कर दूं तो ये लोग बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। यही साधारण बच्चे जो गांव के बैकग्राउंड से आए हुए हैं, जैसे कभी मैं आया था, अगर मैं इनको साइकोलॉजिकली अलाइन कर दूं, कोई थोड़ी इनकी मदद करूं, देखिए क्या होता है, एक बड़ा सिंपल सा वर्ड है, कॉमन सा वर्ड है, अलाइनमेंट। राइट।
आप कार चलाते हैं, बहुत सारे लोग कार चलाते हैं, हर एक 5000 किलोमीटर के बाद रिकमेंडेड है अलाइनमेंट चेक Right. कराओ। राइट, क्यों? गाड़ी सड़क पे चलती है, खड्डों में चलती है, अलाइनमेंट आउट हो जाता है। बिल्कुल। इस तरह से इंसान का भी अलाइनमेंट टाइम टू टाइम आउट होता रहता है। सिंपल, किसी की बातें सुनिए, हम्म, किसी के संसर्ग में आइए, अच्छे आप वीडियो देखिए, अपने आप अलाइनमेंट ठीक होने लगता है। टाइम टू टाइम अलाइनमेंट हमें अपना भी ठीक करना होता है। मैं स्वयं का करता हूँ आज तक, मेरा भी कभी कभी आउट हो जाता है, फिर मैं रुक के थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ। तो बस मैं सर कुछ नहीं करता, मैं लोगों का अलाइनमेंट ठीक करता थोड़ा सा स्पैनर लेके हल्की सी एडजस्टमेंट करके फिर देखता हूँ, देखो वैल्यूज ठीक आ रही है, लोग कहते हैं आ रही है, हेलो एंजॉय। ग्रेट, लेकिन याद रखना 5000 किलोमीटर बाद फिर जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल, तो फिर कभी खड्डे में जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल, होगा, ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन कोई फूलों की सेज तो है नहीं। वेरी ट्रू, जैसे लाइफ की डिफिकल्टी आएगी, खड्डे में जाओगे, अलाइनमेंट थोड़ा सा बिगड़ेगा, या तो अपने आप ठीक कर लेना, नहीं होता मेरी मदद ले लेना, कर देंगे। बिल्कुल। तो सर जो भी समझ में आया कि आपने जैसे इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन ली, एज एन इंजीनियर अपना प्रोफेशन शुरू किया, लेकिन आपने देखा कि जब तक ह्यूमन इज नॉट अलाइंड विद द प्रोसेसेस एंड समथिंग विद इन ह्यूमन मे बी एट साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल नॉट अलाइंड, वो आउटपुट नहीं आएगा, वो क्वालिटी कभी भी नहीं आएगी। और इसीलिए हम बहुत सारा जो कल्चर की बात करते हैं रेप्लिकेट करने की, वो हम नहीं कर पाते इंडियन कंपनी में। एंड बिल्कुल ठीक है। दैट इग्नाइटेड यू to come towards this side, and you started reading mythological scriptures as या फिर मैंने देखा well. कि अलाइनमेंट ठीक करने के लिए, लोगों को कल्चरली साइकोलॉजिकली अलाइन करने के लिए मुझे प्राचीन ग्रंथ आचार्य चाणक्य का नीति शास्त्र पे आधारित है पंचतंत्र। या जो देखिए, आचार्य चाणक्य लगभग 2300 साल पहले हुए, क्योंकि अलेक्जेंडर के टाइम पर थे 323 BC, या ही वाज वेरी मच देयर। उसके बाद ईयर 150 में पंचतंत्र लिखा गया। अच्छी क्वालिटी की बुक्स हमारे पास हैं, और ये सारा का सारा जो सूत्र हैं, जो आधार हैं, ये पिछले कई हजार सालों में बिल्कुल नहीं बदले। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे अर्थशास्त्र उठा लीजिए, आचार्य चाणक्य का रचित है। बिल्कुल, वो जो आधार था समाज का, वो यूं का यूं समाज में चला आ रहा है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्राइम के वेपन बदल गए, चाकू छुरे से क्राइम होता था, अब गन आ गए, इतना तो फर्क पड़ा है, लेकिन अदरवाइज समाज में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और बड़ा छोटा सा एक सूत्र जो एफोरिज्म दिया हुआ है अर्थशास्त्र में, लाइक धर्मस्य मूलम अर्थ। यस, और इसकी पूरी एक चेन है अपने आप हाँ, में, हाँ। और बिल्कुल सच है। मैंने अर्थस्य मूलम विद्या, अर्थस्य मूलम विद्या, विद्या से ही अर्थ आप जनित कर सकते हैं। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, हाँ, अर्थस्य मूलम विद्या। कॉम्पिटेंस, Competence. सेलेबल स्किल्स, yes. वर्क ऑन योर सेलेबल स्किल्स, अपना लेवल अप करो, उससे पैसा आएगा। जब पैसा आएगा, आप किसी का हक मारोगे नहीं, समाज के नियमों का पालन करोगे, वही साधारण भाषा में धर्म है। सर कभी कभी मुझे ये संशय होता है कि हजारों वर्ष पूर्व जो उस समय का एनवायरनमेंट था, सोशल और बिजनेस का एनवायरनमेंट था, आज तो सर हम सन 2025 के अंदर बैठे हुए 21वीं शताब्दी में, बहुत सारी चीज़ें तो सर बदल चुकी। तो हाउ कम दिस विजडम और नॉलेज इज स्टिल एप्लीकेबल, एंड आर यू 100% श्योर कि एप्लीकेशन ऑफ दिस विजडम कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन? कुलवीर जी, कुछ नहीं बदला, सिर्फ ऑटोमेशन आ गया है, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गई है, जी, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है। जी, पहले हम बैलगाड़ियां बनाते थे, गिन गिन के बनाते थे, एक एक पीस बनता था, एक बढ़ई, एक बैलगाड़ी बनाने में हफ्ता 10 दिन का समय ले लेता था। आज जिस कंपनी में मैंने काम किया, वही रोज की 7-8 हज़ार बनाती है। ऑटोमेशन आ गया है, लेकिन जीवन का आधार तो वही का वही है, कुछ नहीं बदला। व्हाट इज देयर इन दैट आधार, मतलब ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं बदली हैं सर? देखिए, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की रिक्वायरमेंट पहले भी थी, आज भी है, ट्रू, वो रहेगी, आगे भी रहेगी। Very true. बस उसको बनाने का तरीका, फिर पैसा, बार्टर ट्रेड नहीं टिक पाया, उसकी जगह मुद्राएं आ गई, ठीक है, आज भी चल रही है, जी, चलती रहेंगी। जी, उसके बाद जो सबसे बड़ा आधार था, मनुष्य की नीड्स को समझ के उसके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करना। क्या
वो जो तब भी था आज भी है और आगे भी रहेगा। ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। हाँ, अब हम सेल से पहले मार्केटिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं मार्केट डेवलप करो, वो उस जमाने में नहीं था, अब आ गया है। राइट। तो पहले लोग प्रोडक्ट मांगते थे तो प्रोडक्ट बनाई जाती थी, आज लोग पहले प्रोडक्ट बना के उसकी मार्केट क्रिएट करते हैं। Right. ये थोड़ा बदला है। नीड पहले क्रिएट कर दी जाती है, प्रोडक्ट बाद में आता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और सर जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें जो 5 चीज़ें हैं वो शाश्वत है, हमेशा से चलती चली आ रही हैं, जिनको मैं KKMLA बोलता हूँ। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तब भी था और आज भी है। आज भी है। एंड वी आर ड्रिवन बाय दैट। वी आर ड्रिवन बाय दैट। वी आर ड्रिवन। आपने जैसे नीड की बात की, नीड के साथ ग्रीड भी बैठा हुआ है। एग्जैक्टली। है ना, ह्यूमिलिटी है तो ईगो भी साथ में बैठी हुई है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच नेवर चेंज। हेंस जो प्रिंसिपल्स उस समय लागू थे हजारों वर्ष पहले, वो आज भी लागू यूं की यूं लागू है। है। यूं के यूं लागू। नीड भी थी पहले, ग्रीड भी थी, आज भी नीड भी है। हाँ, और ग्रीड भी है। बिल्कुल। और नीड और ग्रीड में फर्क लोग पहले भी नहीं कर पाते थे, और बिल्कुल सॉरी आज भी है। बिल्कुल। सर एक बहुत ही रोचक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ बोलिए ना। एंड आई एम वेरी मच फैसिनेटेड बाय लॉर्ड कृष्णा, हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी, जिनको कहते हैं भाई पूरी 64 कलाओं से परिपूर्ण पर्सनैलिटी है। आज की तारीख में अगर भगवान कृष्णा एज ए कंसल्टेंट स्टेप इन करें किसी डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड रूम में, व्हाट वन क्वेश्चन ही वुड लाइक टू आस्क टू MD एंड द CEO? आपने अपने सामने इतने जो ग्राफ टांग रखे हैं, कैन यू एक्सप्लेन इनका मतलब क्या है? डैशबोर्ड लेके घूमते हैं MD और CEO। यू आर राइट। इतने सारे, अच्छा आप तो आपके हिसाब से भगवान कृष्ण ये पूछेंगे भी इतने सारे ग्राफ जो टांग रखे हैं इसका क्या मतलब है? हाँ, कैन यू एक्सप्लेन, डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो सपोज एक MD बोलता है कि इसके मदद से मैं देख सकता हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी कैसी है, प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। 3 चीजें मैं अपने ग्राफ्स की मदद से देखता हूँ। एफिशिएंसी, एफिकेसी एंड क्या बोलते हैं उसको, इन टाइम इनपुट्स मेरे को मिलते हैं, इसलिए मैंने ग्राफ लगाए हुए हैं साहब। अब तो हमारी ये मूविंग है, बिल्कुल रियल टाइम बेसिस हमारे को ग्राफ दिख रहे हैं। या और फिर भगवान कृष्ण नेचुरल अगला सवाल पूछेंगे, अच्छा ये यहाँ पर ये पीक आई है, इस पर उसने क्या एक्शन लिया? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस पर कुछ नहीं किया होगा उसने। अधिकतर ये दीवारों की शोभा बढ़ाने के लिए लगा रखे होते हैं, उन्हें पता तक नहीं होता इसका मतलब क्या है। वो एक असिस्टेंट के जिम्मे लगा रखा होता है, बेटा अपडेट करके इनको लगाया कर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको देखने वाला या उस पर एक्शन लेने वाला, एटलीस्ट सेठ जी खुद तो कुछ नहीं कर पाते। हाँ, डाउन द लाइन नीचे लोग एक्शन ले रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। कंपनियां जो होती हैं मैनेजमेंट ही चलाती है, सेठ जी दूर दूर से देखते हैं, पैसा गिनते हैं कि रोज का रोज आ रहा है। और सर ये भी हो सकता है कि भाई उस ग्राफ का मीनिंग सिर्फ CEO जानता हो, लेकिन उसके नीचे की टीम का इंटरप्रिटेशन ही अलग हो। आई एम टॉकिंग अबाउट डिसोनेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट कि लाइक टीम इज नॉट अलाइंड। हम अगर किसी उसके सेकंड लेफ्टिनेंट से पूछे कि साहब इस ग्राफ का क्या मीनिंग है, हो सकता है उसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ही अलग निकल कर। बिल्कुल होता है सर एक लीडिंग क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल के आता है, ऐसी क्या चीज बोली या कही जाएगी उस बोर्ड रूम के अंदर कि भगवान कृष्ण वहां से डिसअपियर हो जाएंगे एज ए कंसल्टेंट? देखिए, जब श्री कृष्ण वहां पर आए, वो पूछें इसका मतलब क्या है। क्लियर बात है, उनको पता है MD रूम में जाकर सेठ जी को जो अप एंड डाउन है, वो पूछा ये डाउन हुआ तो आपने क्या किया, अप हुआ तो आपने क्या किया। ठीक है, मिड में रहना चाहिए था, राइट, नहीं रहा। फ्लक्चुएशन, वेरिएशन इज द लॉ ऑफ नेचर। राइट। आपने क्या किया? बड़ी अच्छी बात है, आपने किसी सीनियर को बुला के डाउन आने पे धमका तो दिया, ठीक किया। इसके अतिरिक्त आपने और क्या किया, स्वयं जाकर क्या किया? तो मुझे तो नहीं पता, वो शर्मा जी हैं, BP वही देखते हैं। व्हाई डोंट यू गो एंड टॉक टू हिम? तो श्री कृष्ण वहां से चले जाएंगे और शर्मा जी से मिलेंगे। लेकिन अगर शर्मा जी भी कुछ ना कर पाए एंड डाउन द लाइन जाकर देखें, ओ माय गॉड, शो फ्लोर पे जाकर कल्चर बिल्कुल भट्टा बैठा हुआ है, रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं आ रही। क्यों? सप्लाई हैज नॉट बीन पेड फॉर 3 months। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पिछले 4 महीने से पेमेंट नहीं मिली है।
वो आगे कैजुअल देने को तैयार नहीं है। तो श्री कृष्णा जी बोलेंगे कि भैया एक काम करो, मैं कल से यहाँ पर नहीं आ रहा। That's it. जैसो आपका 18वें अध्याय में एक श्लोक है जब भगवान कृष्ण ने सब कुछ सिखा दिया, अर्जुन को कहते हैं यथा इच्छसि तथा कुरु। यस, अब जो तेरी जैसी इच्छा वैसे कर। मेरे ख्याल से ये कह के भगवान जी वहां से चले वहां जाए। से चल जाएंगे। अब तुम अपने हिसाब से देखो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, यू नीड टू एक्ट ओवर हियर। बट अगर आप नहीं ले सकते, मैं तो तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा। मैं चला सकता हूं। बिल्कुल। वो चाहते तो जैसे कुरुक्षेत्र में था, बिल्कुल। वो सबको मार सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को ही चुना, पांडवों को ही चुना। ये काम तुम्हें करना है। क्यों? उनको पता है मैं थोड़े समय के लिए हूं, जब मैं चला जाऊंगा, चलानी तो इन्होंने है ना, तो इनको ही ट्रेनिंग दी जाए, इनसे ही करवाया जाए। मैं कब तक इनके लिए करूंगा? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है कि जो भागवत गीता है ओरिजिनल रूप में, उसमें 1800 श्लोक हैं, एम आई राइट? अभी तो 700 हैं। 700 श्लोक हैं, और उसमें से 5-6 श्लोक बड़े ही फेमस हैं, हर एक की जुबान पे रहते हैं। उनमें से एक है कर्मण्येवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। सर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कंपनी चला रहा है वो भी आशा के साथ चला रहा है कि मुझे इतना कमाना, हर साल के टारगेट बनाए और बढ़ाए जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके भी KRA KPI हैं, उसकी सैलरी, उसका बोनस, सब कुछ उन्हीं पर निर्भर है। तो ऐसे में कोई एम्प्लॉई और कोई मालिक कर्मण्येवाधिकारस्ते पे कैसे सर फॉलो कर सकता है? डोंट यू सी देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी इन इट? कुलवीर जी, इस श्लोक को इंडस्ट्री के लोग, समाज के लोग अच्छे से नहीं समझ पाते। इसके पीछे बहुत ही गूढ़ रहस्य है। भगवत गीता को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। कर्मणि एव अधिकारः ते, तुझे केवल कर्म का ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, लेकिन ये कर्म तो कभी फल की इच्छा से नहीं करेगा। मां कर्म फल हेतुर्भु, ना तो कभी कर्म फल के लिए काम करेगा, माते संगोस्त अकर्मणि, ना ही तो अकर्मक होकर रहेगा। अगर फल ही नहीं मिलना तो कर्म क्यों करूं? देखिए, श्री कृष्ण बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी है। राइट। उनको मालूम है कर्म फल कहीं भागा नहीं जा रहा, मिलेगा जरूर। लेकिन जहां एक साधारण प्राणी, साधारण इंसान क्या करता है, अपने जीवन को किसी डाइकास्टिंग मशीन, प्रेस मशीन की तरह ट्रीट करने लगता है। लीजिए, मैंने इतना आराम दिया, एक स्ट्रोक लगा, प्रोडक्ट बन के बाहर निकल के आया। लेकिन जो हमारा जीवन है, ये कोई डाइकास्टिंग मशीन, कोई प्रेस मशीन नहीं है, ये कोई मोल्डिंग मशीन नहीं है। मैंने इनपुट प्लास्टिक मेटेरियल डाला तो प्रोडक्ट बाहर के निकल के आएगा। ओके नहीं तो कम से कम रिजेक्ट निकल कर आएगा, पर कुछ आएगा। कई बार हमारा इनपुट बहुत बड़ा होता है, आउटपुट बहुत छोटा होता है। एब्सोल्युटली राइट। कई बार जरा से इनपुट से बहुत बड़ा आउटपुट आता है। बहुत वेरिएशन है जीवन के मशीन में। तो कृष्ण को मालूम है तेरा कर्म फल कहीं भागा नहीं जा रहा। एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने एम्प्लॉय ने पूरा महीना काम किया और सैलरी ना मिली हो सकता है ठीक है, ठीक है, रुक के दे दी हो। बिल्कुल। कर्म फल मिलता जरूर है, लेकिन जहां मनुष्य को जल्दी हो जाती है, मेरा कर्म फल कहां गया, मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे बॉस ने मुझे कह दिया था अब की बार तेरा पक्का, और लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, अब मैं काम नहीं करूंगा। तो काम ना करने से तेरा प्रमोशन हो जाएगा, अगले साल भी नहीं होगा फिर तो। देखो, कर्म फल कहीं भागा नहीं जा रहा। तो उन रीजंस को एनालाइज कर, तेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, उन पर ध्यान दे। अपने कर्म को थोड़ा और मजबूत कर, एनालाइज कर, टेक करेक्टिव एक्शन। कर्मणि एव अधिकारः, तो अपना कर्म किए जाओ। देखिए, आप अपना कर्म किए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से किए जा रहे हैं, समाज आपको देख रहा है। वी आर ऑलवेज बिफोर ए वीडियो कैमरा, दुनिया में देख रही है। उनको पता है इतना अच्छा आउटपुट का बंदा है, बहुत बढ़िया आउटपुट दे रहा है, लेकिन उसका सेठ, उसका एम्प्लॉय उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। एक काम करो, उसको डबल सैलरी पर ले आओ। कोई नहीं, कर्म फल या नहीं तो वहां मिलेगा। सर, ये दुनिया आपके कर्मों का प्रतिफल रोक नहीं सकती। ये मैंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। 43 साल हो गए इंडस्ट्री की सेवा करते हुए। यस, मेरे सामने है। और जो कृष्ण ने कहा एकदम सत्य, कर्मणि एव अधिकारः, तो अपना कर्म किए जा।
लोग चल के प्रतिफल देने को तैयार आते हैं, खुद चल के आते हैं घर से, ये लीजिए आपका प्रतिफल, आपने किया है, बुला बुला के ले जाते हैं। ऐसे में मुझे रामायण की दो पंक्तियां याद आती हैं कि लाइक कर्म प्रधान जगत करी राखा, जसु करु कर्म तसु फल चखा। बिल्कुल सही है। और ये जरूरी नहीं कि आपको फल उसी समय चखना पड़े, कभी भी हो, लेकिन कर्म प्रधान जगत का राखा। और दूसरा इसमें ये भी कहते हैं कि लाइक सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन जन पावत नहीं। पावत नहीं। देखिए सर, इसी बात को थोड़ा और बढ़ाऊंगा। जी सर। अगर मैं बिल्कुल इस चीज को दिल से लगा लूं कि मुझे कर्मफल नहीं मिला, कर्मफल नहीं मिला, इंसान डिप्रेशन में चला जाए। बिल्कुल। आजकल के ज़माने में जहाँ कार ईएमआई पे है, घर घर ईएमआई, ईएमआई पे है, सब कुछ ईएमआई पे है। आईफोन ईएमआई पे ले रहे हैं लोग। यस सर, उस केस में अगर कोई डिप्रेशन में चला जाए, सर हस्बैंड चला जाए, वाइफ चले जाए, दूसरे को छुट्टी लेके अटेंड करनी पड़े, बिल्कुल। दोनों की अर्निंग मारी जाए, तो जो ग्रोथ थी उसकी जगह डी ग्रोथ आ जाएगी। बिल्कुल। तो आज के युग में कर्मणि एवं अधिकारते की इंपॉर्टेंस पहले से मुकाबले और बढ़ गई है। और सर एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब हम कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम, तो फल जो हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में, वो हम देख रहे हैं सिर्फ सैलरी या प्रमोशन के रूप में। लेकिन कर्म जो आप ईमानदारी से करते हैं, उसके प्रतिफल में जो आपके स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज ऊपर जाती है, आपकी क्रेडिबिलिटी ऊपर जाती है, वो आप इंटेंजिबल है, देखने में इंटेंजिबल है, लेकिन वो तो होना ही है। इफ यू वर्क with passion, you are going to be more competent, more skilled, and you are going to have more confidence, and that is going to be paid back some point of time. That is 100% sure. यस, इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, आपको जो कुछ आता है लिंक्डइन पे डालो, अपनी एक मार्केट तैयार करो, ताकि देखिए आप हमेशा वीडियो के सामने हैं, लोग आपको देख रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इस वीडियो का स्कोप थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, विस्तार कीजिए उसका, लोग आपका कर्मफल बड़ी जल्दी और देंगे पाते। अरे वाह, ही इज द गाय विद सच अ कॉम्पिटेंसी, लेट्स कॉल हिम, लेट्स इनवाइट हिम, यस, True, true. लेट्स पे हिम बेटर। True. सो क्रिएट योर ओन मार्केट। ट्रू। सर ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ टॉप लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डे इन डे आउट दे हैव टू टेक lot of decisions which is going to influence the fate of thousands of people working directly or indirectly for their organization. कोई एक सीईओ या एमडी ये कैसे डिसाइड करे कि इस समय मुझे भगवान कृष्ण की तरह बोलना है या मुझे अर्जुन की तरह एक्शन लेना है? When to think like Krishna and when to take action like Arjun? How a CEO can decide? सी देखिए, कृष्णा एंड अर्जुना, कृष्णा इज अ स्ट्रेटेजिस्ट एंड अर्जुना इज द एग्जीक्यूटर। Right. तो उसे बैलेंस बना के चलना है। अगर उसे दोनों ही उसने अपने अंदर देखने हैं, तो स्ट्रेटेजी मुझे कहाँ देनी है, एग्जीक्यूशन मैंने कब मैनेज करना है, मॉनिटर करना है। यस, खुद वो स्ट्रेटेजिस्ट है, लेकिन साथ में खुद ही अपनी, जहां पर एग्जीक्यूशन की बात है, वो अपने नीचे एक टीम पैदा करे, क्योंकि दोनों चीजें वो खुद करने बैठा जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। Confused. He needs a team. He needs to develop a mature team. At least execution part 80% down the line वो ट्रांसफर करे, सारा अपने पास ना रखे। Super. स्ट्रेटेजी पोर्शन क्रिटिकली अपने पास रखे, एग्जीक्यूशन सिर्फ की, जिसे कहते हैं की इंडिकेटर्स, जहां तक उसके डे टू डे मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन का डाउन द लाइन किसी और को ट्रांसफर करे। एंड दैट इज वाई जो टॉप लेवल पे टीम ऑपरेट करती है उसका इन सिंक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से कुछ स्ट्रैटेजिक हैं और उसमें से कुछ एग्जीक्यूशन करा के लेकर आए। जैसे सीईओ है, सो हिज मेन जॉब इज टू गेट थिंग्स एग्जीक्यूटेड, एंड Yes. एमडी है, ही हैज़ टू स्ट्रेटेजाइज द थिंग्स। वंडरफुल, वंडरफुल सर, वंडरफुल। सर ऐसा देखा जाता है प्राय कि जैसे जैसे एक एम्प्लॉय ग्रो करता है अपने करियर में और ऊपर के स्तर में पहुंचता है, सो जो उसकी ऊपर की मंजिल है वहाँ पे अहंकार का निवास हो जाता है, ईगो बहुत ज़्यादा आ जाती है, और उस ईगो के आने से टीम की प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे भी फर्क पड़ता है। हाउ अ टॉप लीडर कैन फर्स्ट अंडरस्टैंड हिज स्टेट ऑफ ईगो
and second, how can he regulate his ego so that superlative results for the organization and team are produced. ईगो मैनेजमेंट कैसे करें सर? सारे माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स अहंकार को बुरा ही बताते हैं, कैसे करें? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, नहीं को जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ओहो। यस, ये आगे रहेगा। श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय में बोला प्रकृति के 3 गुण, सात्विक, रजस, तमस और तमोगुण। रजस तमस अभिभूय सत्वम भवति भारत। कभी कभी ऐसा होता है कि रजोगुण सत्व और तमो को हराकर प्रधान हो जाता है, राइट। और कभी कभी दूसरे 2 गुण मनुष्य पे हावी होते रहते हैं। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य हायरार्की में ऊपर जाता है, रजोगुण प्रधान होता जाता है, राजा का गुण। वो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। सात्विक व्यक्ति टॉप पोजीशन पे बैठ के फैक्ट्री चलाएगा तो उस फैक्ट्री का, उस संस्था का बंटादार होना निश्चित है। सर, ये आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहे हैं, और मतलब इट इज साउंडिंग कंट्रोवर्शियल टू मी। एग्जैक्टली। देखिए, श्री कृष्ण सात्विक गुण को अच्छा गुण बताते हैं, सर्वोत्तम गुण बताते हैं, राइट। लेकिन साथ में ये भी बताते हैं राजा का स्वभाव अलग होता है। राजा को पूरा किंगडम मैनेज करना है, राजाओं को सीमाओं की रक्षा भी करनी है। सात्विक गुण वालों के लिए हमने हरिद्वार, ऋषिकेश बहुत अच्छी जगह बना रखी है, वहां जाकर रहे। लेकिन सर, ऐसे मुझे एक राजा का ध्यान आता है, राजा जनक। यस, राजा जनक, और अपनी किंगडम बहुत अच्छे से चलाते थे, और जहां तक मैंने पढ़ा, मतलब ही हैड ग्रेट कंट्रोल ऑन हिज ईगो। यस, मतलब अष्टावक्र ने उनको मतलब भेजा, उसके अष्टावक्र के पिता ने भेजा कि भाई जाके शिष्यत्व ले लो उनका, उनके चरणों में बैठो। अष्टावक्र ने कहा कि यार राजा क्या मेरा गुरु बनेगा। सो 2-3 दिन गए, नमस्ते भी नहीं करी अष्टावक्र ने राजा जनक को। 5वें दिन गए, देखा कि महल जल गया। तो पूछा कि कहाँ है जनक? बोले कि वो तो उधर टेंट में है, झोपड़ी में बैठे हुए। विद सेम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस राजा जनक वाज सिटिंग इन दैट हट। तब अष्टावक्र ने पैर छुए कि जो सम है अपने इमोशंस में और अपनी गरिमा में, महल में बैठा है तो, झोपड़ी में बैठा है तो, वो मेरा गुरु बन सकता है। तो राजा जनक को क्यों नहीं वो फिर अहंकार आया सर? देखिए, जैसे कि अभी आपने कहा था कि भाई आएगा ही कुलवीर, ये तो स्वाभाविक, ऐसा लिखा भी हुआ है। देखिए सर, बहुत अच्छी बात है कुलवीर जी। जो राजा का गुण है, प्रकृति के 3 गुण की जब कृष्ण ने बात की, सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक हमेशा विन विन में विश्वास रखता है। प्रमोशन होगा तो हम दोनों का होगा, सिर्फ मेरा हो तो फिर मुझे नहीं चाहिए, मैं रादर मैनेजमेंट को कह दूंगा कि मुझे नहीं चाहिए। राइट। लेकिन जो राजसी गुण से प्रधान है वो कहेगा मेरा होना चाहिए। लेकिन जो टॉप लीडर जो बैठा है कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब जहां तक उठा लीजिए माइक्रोसॉफ्ट, जेफ बेजोस या टिम कुक, जितने टॉप लीडर बैठे हैं ये घोर राजसी प्रवृत्ति से परिपूर्ण है सारे के। सर, बहुत थिन लाइन देखता हूं मैं रजस और तमस के बीच। ये तमस में कब जाके बैठ जाते हैं इनको भी नहीं पता चलता, और वहीं से एक टॉक्सिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन पतन शुरू हो जाता है। देखिए, तमस आलसी होता है, रजोगुण मनुष्य से बहुत मेहनत करवाता है। जो राजसी प्रवृत्ति का इंसान होता है साधारण इंसान के मुकाबले 2 गुना ज्यादा मेहनती होता है। बिल्कुल सही। वो पॉलिटिक्स खेलता है, जरूरत पड़ने पे सामने वाले का मर्डर भी करवा सकता है, जो घोर राजसी है। ये तामसिक गुण नहीं है? नहीं, तामसिक गुण आलसी है। ये छोड़ना यार, फालतू चक्रों में पड़ेगा तो शाम को 6 बजे के बाद तू ही बैठिए, मैं तो चले जाऊंगा फिर देख ले। वो तामसी है, वो मेहनत करने से डरता है, वो सोना पसंद करता है। जैसे 3री और 4थी जनरेशन जनरली बिजनेसमैन की वो मेहनत नहीं करती। हाँ। और बहुत सारे ब्रिटिश हाउसेस में चले जाते हैं, गाड़ियां दौड़ाएंगे, एक्सीडेंट मारेंगे, कुछ भी होगा, या लेट नाइट पार्टी करेंगे, ड्रग्स लेंगे, वो तामसी। सर, जैसे भी मेरे मुंह से निकला कि लाइक इस तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं तो टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशन का विजुअल मेरे दिमाग में आता है। मैं माइथोलॉजी से सर 3 इंसिडेंट उठाऊंगा, स्पेशली फ्रॉम द फील्ड ऑफ महाभारत। एक, द्रौपदी का चीरहरण। दूसरा, अभिमन्यु, 15-16 साल का बच्चा, 14 का बताया गया। 14,
उसे चक्रव्यूह में फंसा लेना और मार देना बेचारे को। और तीसरा एकलव्य, जो पूजा कर रहा है गुरु की, और उसी गुरु ने उसका अंगूठा कटवा लिया। एग्जैक्टली। द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के मारना और एकलव्य का अंगूठा ले लेना, ये सारी टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशन की निशानी है सर। आज के संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो अपने को कैसे इंसुलेट करे, कैसे बचाए सर? देखिए, इस संसार को हम सोचें कि हम ठीक कर पाएंगे तो नहीं कर सकते। हम स्वयं को सुधार लें, हर एक आदमी अपने आप को सुधार ले, पूरी दुनिया सुधर जाएगी। अरे सर, मेरी साड़ी उतारने में लगे हुए हैं लोग, मैं कैसे बचूं? Wonderful, प्रश्न ये sir. है, लोग मेरे चारों तरफ चक्रव्यूह लगा के बैठे हुए हैं। लोग मेरा अंगूठा मांग रहे हैं सर। बिल्कुल कह रहा हूं। हाँ, तो मुझे अपने को बचाना। मैंने भी अपने 40 साल की नौकरी के दौरान ये पाया कि ये कंपनियों के अंदर होता है। मैंने जिस कंपनी में काम किया, एक वर्ग की क्वालिफिकेशन से जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस हो उनकी, उनको प्रमोट नहीं करते थे। अरे नहीं यार, डिप्लोमा होल्डर है, रहने दो। वेरी सैड, वेरी सैड। क्या ऐसे होता था? वो एकलव्य था, काम उसका था। जो दूसरे लोग उसके मुकाबले कॉम्पिटेंस में आधे होते थे, उनको आगे बढ़ा देती थी कंपनी। वेल, क्योंकि जो टॉप लीडर थे वो यही चाहते थे। इट्स ओके, परफेक्टली ऑलराइट। लेकिन उस केस में एकलव्य को चाहे देखना है कि मैंने क्या करना है, मेरी मार्केट वैल्यू कैसे अप होगी, कि ये कंपनी की दीवारों में ही मेरा भविष्य सिमटा है। एग्जैक्टली वो क्यों नहीं कर्ण की तरह उठ के कुछ करता और अर्जुन को चैलेंज करे? वहां क्या होता है? कर्ण ने चैलेंज किया अर्जुन को, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने कहा देखो तुम राजपुत्र नहीं हो, इसलिए तुम उसको चैलेंज करने के अधिकारी नहीं हो। कोई बात नहीं, वो दुर्योधन से जान मिला, अंग देश का राजा, अंगराज कहलाया, और उसने छक्के छुड़ा दिए थे। ये तो श्री कृष्ण की नीतियों का था कि वो बेचारा मारा गया, लेकिन वो अपने आप में उसका जो स्टेटस है महाभारत में सबसे ऊपर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यस, तो उसे चाहिए एकलव्य की कंडीशन में जैसे देखना है मैंने क्या करना है, मेरे सामने और क्या अल्टरनेटिव है। क्या किसी कंपनी की बाउंड्री ही मेरा सब कुछ है? नो, मूव आउट, क्रिएट योर ओन मार्केट, डेवलप सेलेबल स्किल्स। सर मैं बार बार कहता हूं सभी लोगों को, पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, ओ भूख से मरने वालों। सर 3 स्किल पे फोकस कीजिए, जीवन बड़ा सरल है, हम इसे अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हैं। वर्क ओनली ऑन 3 स्किल्स। What are those? नंबर 1 स्किल सर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जहां तक हो सके ये कम्युनिकेशन अगर इंग्लिश में हो जाए, उस जैसी बढ़िया बात नहीं है। राइट। क्योंकि सर जितने भी बेस्ट बुक्स हैं, हायर लेवल के बुक्स हैं, केवल कोई भारतीय लोगों के लिए इंग्लिश में अवेलेबल है। हम कोई जापानी नहीं है, हम कोई फ्रेंच नहीं, हम कोई जर्मन नहीं। हमारा जो कंट्री है उसके पास हायर लेवल की बुक्स सिर्फ इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी है, ये किताबें समझ में आ जाएंगी, दुनिया आपको ज्ञानी बोलेगी। तो पहली चीज कम्युनिकेशन स्किल्स, फोकस ऑन देम। नंबर 2 पीपल स्किल्स, सामने वाले का दिमाग का एक्सरे निकालना सीखें। ये व्यक्ति इस समय ऐसा क्या सोच रहा है और अगले आधे घंटे में, एक दिन में, 2 साल में क्या करने वाला है। पीपल स्किल्स, उसको अपनी फेवर में ले, उसे काम निकलवाना सीखें। तो 3 स्किल बताई, पहली कम्युनिकेशन, दूसरा पीपल स्किल, नंबर 3 डोमेन स्किल्स। 1 या 2 एरियाज में आपकी इतनी पकड़ दुनिया जहां चल के आपके पास आए, दैट्स इट। सर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल A+ है, लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आप दूसरों से टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, अपना प्रभाव कर सकते हैं, प्रभाव क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। आपके पास डोमेन नॉलेज है, सेलेबल स्किल्स है, लोग आपके पास खुद पैसा चरणों में रख के जा रहे हैं। क्या चाहिए और व्हाट एल्स यू नीड जी? सो एकलव्य वाला तो मैंने आपको यहां जवाब दे दिया। रही बात तो द्रौपदी का चीरहरण, अगर मैं उसकी तरफ देखूं, यस हुआ था। वक्त के साथ द्रौपदी भी अगर इन 3 स्टेप्स पे चल पड़े, इन 3 स्किल पे काम करे, उस समय मजबूरी रही होगी, नेचुरली लेडीज वर्किंग नहीं थी, लेकिन पिछले 150 सालों में
लेडीज के पास इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत आई है, राइट। तो पिछले 50 सालों में तो बहुत ज्यादा आई है। तो हमें यहाँ भी सोचना, 3 पॉइंट फार्मूला यहाँ भी पूरा पूरा काम करेगा। सो आपका था एकलव्य। अब रही बात चक्रव्यूह वाली, अभिमन्यु अभिमन्यु। बच्चे को फंसा के मार लिया सर। देखिए, श्री कृष्ण जानते थे जब तक अभिमन्यु वध नहीं होगा अर्जुन रूथलेसली कौरवों को नहीं मारेगा। इट वॉज ए कैलकुलेटेड सैक्रिफाइस बाय कृष्ण। ही अलाउड इट टू हैपन। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो टीसीएस में इस समय 2% मैन पावर स्लैश की जा रही है, दैट इज फॉर द ग्रेटर गुड फॉर टीसीएस। मैंने कल भी इकोनॉमिक्स टाइम्स में पढ़ा कि 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज लेड ऑफ हो गए टोटल। ट्रूली मुझे दुख होता है जब मैं इस तरह के ले ऑफ वगैरह की लेकिन ये भी तो अभिमन्यु ही है ना, ये मेहनत से काम कर रहे थे, 8-10 साल टीसीएस में काम कर लिया, उसके बाद ले ऑफ कर दिया उनका। और फिर यही कंपनियां कल को टीम बिल्डिंग के सेशन करवाएंगे मेरे से। एंड many organization they say कि like we treat you as a family, one of the values is this। यस, और अगले दिन पार करते हैं। हाँ, आई वॉन्ट टू गो बैक। तो आपने कहा कि अभिमन्यु का वध एक ग्रेटर गुड के लिए कृष्ण ने कराया। यस, हम इन कंपनीज के मालिक को फॉर एग्जाम्पल कृष्णा मान लेते हैं, और यानी कि जो ले ऑफ होते हैं वो ग्रेटर गुड के लिए होते हैं, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, कई बार सर्वाइवल के लिए, सो दैट द रेस्ट ऑफ द कंपनी सर्वाइव, ये करना भी पड़ता है। देखिए, जापान में ये नहीं किया जाता। मैं जापानीज कंपनीज को अपना गुरु मानता हूँ। जिस संस्था में मैंने इतने साल काम किया, वहां पर एक अलग से हेड ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में सर, बेंच बना रखे थे लंबे लंबे, जहां पर ओवरसीज से जो आदमी किसी कारणवश उस कंपनी का बिजनेस वहां बंद हुआ, उनको वापस बुला लेते थे, पूरी सैलरी के साथ कंपनी बिठाती थी वहां पर, और इनको स्ट्रेटेजी बनाने के लिए या क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता था। या फिर इंडिया पाकिस्तान जैसी लोकेशन पे अगर कोई सडनली एक्सपेंशन हुआ, फिर वहां पर इनको चीफ एग्जीक्यूटिव बना के भेजा जाता था। तब तक कंपनी इनको पूरा पैसा देके संभाल कर रखती थी। बट देखिए, सारी कंपनियां तो जापानी नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, वो कहते हैं बाहर चले जाओ, कल को जरूरत पड़ी तो हम और ले लेंगे। बिल्कुल। तो वेल, हर एक कंपनी का अपने हिसाब से उन्हें हक है अपने आप को चलाएं, पर समहाउ आई डोंट रिकमेंड। क्योंकि आईटी में क्या करते हैं, बेंच मैन पावर बहुत ज़्यादा रखते हैं, सरप्लस बहुत ज़्यादा रखते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो रूथलेसली बाहर भी करते हैं। इसलिए अगर आप आईटी में काम करते हो तो मेरी रिकमेंडेशन है, जो 3 पॉइंट फार्मूला मैंने अभी भी बताया, कम्युनिकेशन स्किल, पीपल स्किल, डोमेन स्किल, इन पे और ज़्यादा काम करें, क्योंकि आप आईटी में है। सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू गिव वन एग्जाम्पल जहाँ पे ये माइथोलॉजिकल विजडम अप्लाई करके किसी कंपनी का टर्न अराउंड हुआ हो। एनी केस स्टडी यू कैन रिकॉल एंड शेयर विद अस कि विच माइथोलॉजिकल प्रिंसिपल और विजडम वाज अप्लाइड एंड ऑर्गेनाइजेशनल टर्न अराउंड टुक प्लेस। बहुत अच्छा सवाल है कुलवीर जी। बिट्स एंड पीसेस में सारी की सारी कंपनियां ही इसको अप्लाई करती हैं। देखिए, अगर कोई भी कंपनी बड़ी बनी है, उसमें कुछ ना कुछ अंश डेफिनेटली चाणक्य नीति का रहा है, कुछ ना कुछ अंश उसमें पंचतंत्र के सूत्र का रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं कहूँ, पंचतंत्र में एक श्लोकम है, अप्रधानो प्रधान स्यात् सेवते यदि पार्थिवम्। अप्रधान व्यक्ति भी प्रधान बन जाता है अगर वो राजा की सेवा करता है तो। प्रधानो अपि अप्रधाने स्यात् यदि सेवा विवर्जिता। प्रधान भी अगर राजा की सेवा से विवर्जित हो जाए, वो भी अप्रधान हो जाएगा। लेकिन कॉर्पोरेट लैंग्वेज में सर इसको चापलूसी करना नहीं बोलेंगे कि राजा की सेवा क्यों कर रहा है, तेरे को भाई काम करना है, अपना क्यारे डिस्पेंस कर, तू राजा की सेवा में लग के तो चापलूस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट में होते नहीं है, भरी पड़े सारे कॉर्पोरेट चापलूसों से। सो बट ये तो पंचतंत्र का सूत्र जो चापलूसी करने के लिए उत्तेजित कर रहा है सर। देखिए सर, कोई भी राजा होता है, मैंने देखा बहुत समय तक मेरे मन में एक प्रश्न उठता रहा कि कॉम्पिटेंस वर्सेस लॉयल्टी। जो कंपनी के मालिक हैं, 15,000, 20,000, 25,000 करोड़, 1 लाख करोड़ का काम करते हैं, जैसे जैसे एम्प्लॉय सीनियर होता जाता है, अपने कोर सर्कल में कॉम्पिटेंट को रखें या लॉयल को रखें, उनके सामने एक
घोर और मेरा अनुभव कहता है कि वो लॉयल को ही रखते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती हाँ है। जी। वो लॉयल को पसंद करते हैं, Right. ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट। अगर वो कॉम्पिटेंट है लेकिन मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे साथ अलाइन नहीं है, तो उसकी कॉम्पिटेंस का मैं क्या करूं? इसलिए वो लॉयल्टी को ज्यादा वेट देते हैं। लेकिन उससे कंपनी का कल्चर जो मेरिटोक्रेसी का होना चाहिए वो मीडियोक्रेसी का बन जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि एट टाइम्स जो ये सो कॉल्ड लॉयल है, नॉट ऑल, सम ऑफ देम, दे आर मीडियोकर। और पूरी जनता जो नीचे काम कर रही है हायरार्की में देखते हैं कि यार यहाँ तो लॉयल बनो यार, कॉम्पिटेंट बनने की तो जरूरत ही नहीं है। सर देखिए, कोई भी कंपनी हो, कॉम्पिटेंस वर्सेस लॉयल्टी का कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहेगा। ये जीवन का एक हिस्सा है और हम इसे भाग नहीं सकते। अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ कुलवीर जी, हम और आप अभी तक जॉब में रहे हैं जी। लेट्स अज्यूम ए सिचुएशन, हम दोनों के पास एक लाख रुपए का एक लाख करोड़ की अपनी अपनी कंपनियां हैं और हमें अपने कोर सर्कल में रखने हैं इंसान। अगर सिर्फ हम कॉम्पिटेंस की तरफ देखें लेकिन वो मेरे साथ अलाइन ना हो, मेरे इतने भारी भरकम बिजनेस का क्या होगा? नहीं, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। उनकी मजबूरी बन जाती है। मजबूरी बन जाती है और मैं समझ रहा हूँ इसको, लेकिन कभी कभी क्या है ना, यस मैन की फौज बन जाती है और वो ही फिर उस साम्राज्य की तबाही का कारण बनती है, जो यस मैन इकट्ठे आते हैं हमारे चारों तरफ। ये तो विभीषण ने रावण को बोला था। कैसे सर, प्लीज एलोबरेटेड। सचिव वैद गुर तीन ज्यों, प्रिय बोले भय आस। सचिव आपका एडवाइजर, एडवाइजर बोल रहे सर ये ठीक नहीं है, डेटा कुछ और कह रहे सर, सर प्लीज दिस डिसीजन इज बैड। नहीं नहीं नहीं, बैड डॉक्टर, आपको डायबिटीज है लेकिन आपका रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है, बैठ के ले सकते हैं, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु आपका टीचर, वो प्रिय बात बोल रहे हैं, सच्चाई नहीं बता रहे। दे आर टेलिंग यू व्हाट यू वांट टू हियर, बट नॉट व्हाट यू नीड टू हियर। दोनों में फर्क है। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। सचिव वैद गुर तीन ज्यों, जी सुंदरकांड में आता है, सचिव वैद गुर तीन ज्यों, प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगही नाश। अति आपका राज्य, सुंदर, अति kingdom, अति सुंदर, अति सुंदर। या धर्म और तन, तीनों का अति शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, तीनों नाश हो जाएंगे। तो फिर से वहां पर विभीषण की बात माननी होगी कि मेरा सचिव वैद गुरुकुल ये सिर्फ प्रिय बातें कर रहे हैं, कंटेंट है भी या नहीं। देखिए, जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो एक केयरफुल बैलेंस बना के चलते हैं बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड लॉयल्टी का। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उसने बनाया है या नहीं बनाया? बिल्कुल। अगर नहीं बनाया तो विभीषण तो अपनी जगह फिर तो बेचारा बोल के चला गया। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोले भय आस। राय धर्म तन तीन कर, हुई बेगही नाश। सुपर। हो गया। सबको मालूम है सर, कहने को मिथोलॉजी है, लेकिन आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूं का यूं एप्लीकेबल है। ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव, यस वो बैठा है, उसे कॉम्पिटेंस चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, यस मैन चाहिए। वो क्या सुन रहा है? व्हाट ही नीड्स टू हियर, व्हाट ही वांट्स टू हियर। करेक्ट फीडबैक लेने को तैयार है या नहीं? ये गोटी गोटी बातें सुनना चाहता है। मैं कईयों को जानता हूं बहुत केयरफुल बैलेंस बना के रखा हुआ है, कॉम्पिटेंस का भी और लॉयल्टी का भी। कुछ उनमें कॉम्पिटेंट है, कुछ लॉयल है। और देखिए ना, एक बड़ी दोनों का प्रॉपर विडंबना क्या है सर, जो कॉम्पिटेंट होते हैं ना वो ज्यादा जी हुजूरी कर ही नहीं सकते। नहीं, उसका ब्लड अलग होता है, उसका डीएनए अलग होता है। बिल्कुल। जो जरूरत से ज्यादा चापलूस है ना वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, अधिकतर केस में नहीं हो सकता। नहीं होता। हाँ? तो अब क्या करें? ये कबीर यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। अब बेचारी को ट्रॉली तो थी नहीं, मुंह में पकड़ के चल रही थी, चावल का दाना था। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। कहे कबीर दो ना मिले, एक ले दूजी डाल। दोनों तो ले नहीं सकते। तो चावल है कॉम्पिटेंस और दाल हो गया आपकी लॉयल्टी। यस, तुझे क्या चाहिए? दोनों नहीं मिलेंगे। अब चींटी को देखना है, दो मुंह तो है नहीं बेचारी के पास, एक ही, क्या करें? अब तो हमारे पास ट्रॉलीज हैं, ह्यूमंस के पास है। 10,000 साल पहले हम ह्यूमंस के पास भी नहीं थे, हमारा भी वही हाल था, चींटी वाला। अब हिरन मारा,
रास्ते में मुझे मे बी सुअर मिल गया। अब क्या करूं, किसको उठाऊं? Sir, when I read research reports on skills and competencies like by Bain और Deloitte की रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, लिंक्डइन की भी छपती रहती हैं, तो एक कॉम्पिटेंसी बार बार मुझे घूम फिर के दिखाई देती है विच इज़ रेलेवेंट, आई 100% एग्री विद दैट, दैट इज लर्निंग एजिलिटी। अपनी मैथोलॉजिकल जितने स्क्रिप्चर्स हैं इसके ऊपर कहीं एम्फेसाइज किया हुआ या किसी घटना से लगता है कि हाँ उस समय भी लर्निंग एजिलिटी का महत्व था और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, हाउ अ पर्सन कैन बिकम लर्निंग एजाइल? महाभारत में वर्णन आता है कि कुछ प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान अर्जुन को नहीं था, तो कृष्ण उसको लेकर गए महादेव के पास। महादेव से उन्होंने अस्त्र प्राप्त किए और साथ में ट्रेनिंग भी ली। क्या? तो कुछ विद्याएं जो नहीं थी, जैसे कि आचार्य शुक्राचार्य के पास, असुर गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, जो बृहस्पति के पास नहीं थे। तो हमारे शास्त्रों में शुक्राचार्य का स्थान बृहस्पति से ऊपर रखा गया है, क्योंकि जो विद्याएं उनके पास थी वो स्वयं बृहस्पति के पास भी नहीं थी। तो उन्होंने अपने बेटे को, कच्छ को, ये विद्या प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा, और ये असुर और देव एक दूसरे के अगेंस्ट थे। और शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु है। एग्जैक्टली। यस। वो जानते हुए भी शुक्राचार्य जी ने उनको ये विद्या नहीं दी, दे दी। अच्छा, ओके, जानने के बाद भी दे दी, ओके, सिखा दी, मृत संजीवनी विद्या सिखा दी, जिससे अब मरे हुए को जीवित कर सकते थे। राक्षसों को पता चल गया, उन्होंने कच्छ को मार डाला। पता चल गया उनको, असुर गुरु शुक्राचार्य को पता चला, उन्होंने कच्छ को वापस जीवित कर दिया। अब राक्षसों ने कच्छ को दोबारा मार के, उसको जला के, उसकी एशिस को सुरा में डाल के शुक्राचार्य को पिला दिया। शुक्राचार्य जी पी गए। फिर उन्होंने कच्छ को अपने पेट में दोबारा से खड़ा किया और बोला, देखिए तेरे शत्रु हैं, तू अंदर ही पड़ा रहे, मैं उपयुक्त समय आने पर तुझे बाहर आने को कहूंगा, तो मेरा पेट फाड़ के बाहर निकल आना, लेकिन उससे मैं मर जाऊंगा। लेकिन तू विद्या तो सीख चुका है, तो उसे मुझे वापस जीवित करना। तो इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ। उपयुक्त समय आने पर उन्होंने कच्छ को बाहर निकाला, तो पेट फाड़ के बाहर निकाला। शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई। तब कच्छ ने विद्या का प्रयोग करते हुए शुक्राचार्य जी को दोबारा जीवित किया। फिर कच्छ अपने घर चला गया। ये क्या है? ये लर्निंग एजिलिटी थी। शुक्राचार्य जी के मन में आया कि यस, एक आदमी आया है तेरे से ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान तो जरूर दूंगा, तो भले ही शत्रु पुत्र है, दूंगा जरूर। अब देखिए ना, एजिलिटी का अगर मैं कहूं कि द्रुपद और द्रोण कभी स्कूल में फ्रेंड थे, बाद में एनमिटी हो गई, कुछ रीजन जो भी रहा हो हमारे पास है क्या, लेकिन द्रुपद ने अपने बेटे धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या सीखने के लिए द्रोण के पास भेजा। द्रोण को पता है शत्रु पुत्र है, फिर भी शस्त्र विद्या पूरी सिखाई। और वही जब महाभारत के युद्ध में द्रोण के सामने खड़ा हुआ, तो फिर दुर्योधन ने आचार्य को उलाना दिया था। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तेरे ही बुद्धिमान शिष्य ने इतने सुंदर तरीके से इस सेना को व्यवस्थित किया है। हाँ, देख देख क्या कर डाला है तुझे। यस, दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा, पर ये देखिए, ये सिखाते थे, सीखते थे। लर्निंग की हमारे यहाँ परंपरा रही है। भले ही शत्रु पुत्र हो, भले ही शत्रु उसे सीखने जाते थे, वो सिखा देते थे। इससे बढ़कर और मैं क्या कहूँ। Superb, superb. Sir, I was watching some of your videos as you are running your YouTube channel very successfully. I'm going to give the link of your YouTube channel in the description of this podcast. Right. In one of the videos you said, जिनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता,
सो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, और इस स्टेटमेंट को सर थोड़ा सा एलोबरेट कर दे तो मजा आ जाएगा। वंडरफुल वंडरफुल। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, सर। सरहद के पार जनाब कासिम अली शाह, हाँ हाँ। उनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ। हम्म। उम्र में भले ही मेरे से कासिम भाई 14 साल छोटे हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन है। मैंने उनसे बहुत सीखा है। क्यों सीखा? क्योंकि ना कासिम साहब का जन्म खानेवाल में हुआ, जहाँ मेरे फादर का जन्म हुआ था। ओहो, यू हैव गॉट इमोशनल लिंकेज। हाँ, कुछ लिंक है उनके साथ या जी। खानेवाल पाकिस्तान। जी मेरे फादर भी वहीं जन्मे थे, ये तो 47 में फिर इधर आ गए। जी। तो उन्होंने कासिम साहब के उस्ताद ने उनके बात सिखाई थी, उनका नाम मैं भूल गया था, कि जिनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात ये है ना, ये मैं कहाँ बोला करता हूँ, जब हम बात करते हैं मास्लो हायरार्की की, लेवल 5 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। राइट। अब देखिए बेसिक में तो हम स्ट्रगल कर रहे थे पहले बेस लेवल पे सर्वाइवल के लिए, फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी की बात हुई, रिलेशनशिप की बात हुई, एस्टीम की बात हुई, अब सब कुछ पा लिया। तो मास्लो बोला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मुझे लगता है मास्लो साहब कुछ इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि जब इंसान सब कुछ पा लेता है ना, और ऐसा सब कुछ पाने वाले मुश्किल से 1-1.5% होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सब उसके बाद ये दो हिस्सों में विभक्त हो जाते हैं, 50-50। आधा पौना % मजा मारने के लिए इंटरनेशनल ट्रेवल की तरफ जाऊंगा, और चल पड़ते हैं, विपासना करूंगा, चल पड़ते हैं, पैसा बहुत है, बिल्कुल। हर महीने कई लाख रुपए आ रहा है, क्या करूं इसका, चलो ये करते हैं। जो बचे हुए आधा पौना % है ना, वो कहते हैं तूने इंसान के रूप में आकर क्या पाया, तूने व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज योर पे बैक टू द सोसाइटी। तेरे जाने के बाद क्या तुझे कोई याद रखेगा? तेरे आने से इस धरती पर क्या फर्क पड़ा है, तूने दुनिया को दिया क्या है? उनको अलग तरह की एक अपने अंदर अपने आप से बड़ा कड़ा होकर सवाल करते हैं, व्हाट इज योर पे बैक, व्हाट हैव यू गिवन बैक टू द सोसाइटी, प्लीज गिव अकाउंट। तूने लिया बहुत कुछ है, तेरा पे बैक क्या है? क्या तू कह सकता है कि मेरे आने पर इतने लोगों के फेस पे स्माइल आई, मैंने इतने बच्चों की एजुकेशन फाइनेंस की, इतनों को मैंने कॉलेज पहुंचाया, इतने मैंने गरीब लोगों का इलाज करवा दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, क्या कुछ अकाउंट है या नहीं? मैं मानता हूं सारे रतन टाटा जैसे दानी नहीं हो सकते, विप्रो वाले प्रेम जी साहब की तरह भी जितने नहीं होते, लेकिन हमारे जैसे लोग भी जो ऊपर वाले की दया से काफी कुछ पा चुके हैं, आज मास्लो का लेवल 4 क्रॉस कर चुके हैं, 5 में वो 4.1 है, 4.11 है, पूरा 5 तो शायद मैं नहीं किसी को कहूंगा। कहां तक आप पहुंचे? कुछ है? बड़ा आसान है, यूरोप जाऊंगा, शेंजन वीजा लगवा के इतने घंटे विजिट करूंगा, जाइए। लेकिन जरा मुझे एक बात बताइए, एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हाट हैव यू डन फॉर द अदर ह्यूमन बीइंग्स? व्हाट इज योर पे बैक टू द सोसाइटी? जरा अकाउंट लिख के ला। बड़ा आसान है कह देना मेरे अकाउंट में इतना पड़ा है, बहुतों के पास पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट इज योर पे बैक टू द सोसाइटी? और फिर मैंने पाया सरप्राइजिंगली, इसके होने के लिए करोड़पति होने की भी कोई जरूरत नहीं है साहब। मेरे जीजा के ऑफिस से एक आदमी रिटायर हुआ, पीएम, उसको पेंशन सोरा जो टोटल पैसा मिला रिटायरमेंट का, वो मिला था करीब 6.5 लाख रुपए। ओके। कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं था। नहीं। 4 उसके बेटे, भाई कैटेगरी से था, गवर्नमेंट जॉब में उसने पीएन का काम किया, पीएन ज्वाइन किया, पीएन ही रिटायर हुआ। उसके 4 बेटे, चारों गवर्नमेंट जॉब में, तो की ठीक है। 4 बहुएं आई, गवर्नमेंट जॉब, किसी को कोई जरूरत नहीं है उसके पैसे की, इसने अपने पैसे से एक महिंद्रा जेब खरीदी, जिसके पीछे आधे से में ट्रॉली होती है। उसमें वो पानी के घड़े लाद कर गर्मियों के दिनों में ये जो आसपास छोटे छोटे बस स्टैंड होते हैं, वहां जाकर लोगों को पानी पिलाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। डीजल अपना, जेब की मेंटेनेंस अपने। तो लोगों ने पूछा कि क्यों करते हो? बोला देखो दूसरा कोई स्किल सेट तो मेरे पास था नहीं, मुझे पानी पिलाना आता था, तो मुझे लगा क्यों ना इसी काम को आगे बढ़ाया जाए, और तब तक करूंगा
जब तक मेरा शरीर अलाउ करता, बोला मुझे करीब 50,000 रुपये पेंशन आती है, डीजल खर्चा निकाल लेता हूँ आराम से, गड़े वड़े सब मैनेज हो जाते हैं, मेंटेनेंस अरेंज हो जाती है, बच्चों को मेरा पैसा चाहिए नहीं तो मैं फिर क्यों दूँ, ऑलरेडी दे आर डूइंग टू वेल इन देयर करियर्स, या दोनों के गवर्नमेंट जॉब है, मस्त। सर वो क्लियरली वो बंदा मास्लो लेवल 5 पे खड़ा है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, उसे पता है मेरे आने से क्या फर्क पड़ा है। एब्सोल्युटली। रामलाल भल्ला अमृतसर के, यस, जब पंजाब में टेररिज्म चल रहा था, पंजाब केसरी ग्रुप ने शहीद परिवार फंड चलाया था, सबसे बड़ा डोनर उसका रामलाल भल्ला हुआ, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर। कहां से लाता था पैसा, वो मांग के लाता था। वो अमृतसर के बाजारों में हफ्ते के 7 दिन बदल बदल के जाता, आज इस मार्केट, उन्हें शेड्यूल बना रखा था। हाँ बिल्कुल, मैंने पढ़ा इनके बारे में। या ढोलक बजा के दान मांग रिया रामलाल भल्ला, लाहौर वाला, विधवा औरतों ते बेसहारा बच्चियां दे लई, डम 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 डम। मैस्लो लेवल 5। यस, मास्लो लेवल 5 है। तो मेरे आने से फर्क क्या पड़ा है? और अगर मेरे आने से फर्क नहीं पड़ा तो मेरे जाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं पूछे मेरे आने से क्या फर्क पड़ा? सर, दिस पॉडकास्ट आई बिलीव शुड कीप गोइंग एंड पीपल आर लर्निंग अ लॉट आउट ऑफ इट, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है। मेरे दिमाग में बस एक और दो प्रश्न और बचे हैं हाँ सर, बोलिए ना। जो कि अभी मेरे दिमाग में है कि इफ रामायण स्टार्ट्स स्पीकिंग, अगर रामायण को बोलने की शक्ति आ जाए और हमारे इंडिया में इकॉनमी में उसमें कंट्रीब्यूशन में लालाओं का बड़ा योगदान है। एक लाला जिसकी बड़ी अच्छी कंपनी चल रही हो, उसको 2 सलाहें देनी हो, बिल्डिंग अ ग्रेट कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो रामायण उस लाला से क्या बोले? वेलफेयर स्टेट की बात होती है। सबसे पहले देखिए, हम कहते हैं कस्टमर फर्स्ट, लेकिन जो मैंने वर्जिन अटलांटिक के चेयरमैन से सीखा, वही रामायण में बात है कि जब तक एम्प्लॉय खुश नहीं है, वो कस्टमर को कभी खुश नहीं रख पाएगा। आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज? इज दैट कल्चर देयर? आर दे बीइंग डेवलप्ड? कोई चौपाई है ऐसी रामायण में जो इस बात के इर्द गिर्द घूमती हो? हाँ, मैं इमीडिएटली अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। नो प्रॉब्लम, बट डेफिनेटली है, वी हैव दैट, या क्योंकि जब रामायण में जब उत्तरकांड आता है तो उसमें डेफिनेटली है। ठीक है, तो मुझे कंठस्थ नहीं है तो मैं इमीडिएटली नहीं कह पा रहा। सो रामायण पहली बात ये कहेगी, टेक केयर ऑफ योर पीपल, टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉय फर्स्ट, एग्जैक्टली, कस्टमर विल बी टेकन केयर ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली। एंड सेकंड थिंग, देखिए, एक चीज जो बड़ी अच्छी रही, अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखना। प्राचीन भारत में हमसे गलती क्या हुई, हम लोगों ने पैसा बहुत कमाया, हम सोने की चिड़िया भी कहे जाते थे, लेकिन राज्य की सीमाओं के संरक्षण के लिए शायद हम उतना नहीं कर पाए और इसलिए हमें परेशानी हुई। यस, क्योंकि धन की अवस्थाएं अर्जन, वर्धन और रक्षण, उसके पास सदुपयोग आता है। अगर धन इन 4 अवस्थाओं में नहीं जाता तो नष्ट हो जाता है। हम तो रक्षण में ही नष्ट हो गए। तो लेट्स लर्न इट फ्रॉम रामायण। राज्य की सीमाओं का संरक्षण, क्योंकि ये समस्या हमेशा के लिए रहेगी। We have to be cautious, we have to be careful. And last question of mine is for young professionals, those who are watching this podcast, कि ऐसी कोई 2 बातें either from रामायण और महाभारत जो वो अपनी लाइफ में कल से अप्लाई कर पाएं और अपनी करियर को आगे ले जा सकें। यंग प्रोफेशनल जिनकी एज से 30 से कम है। देखिए, कंफ्यूजन आएगी, डिफिकल्ट सिचुएशन होंगे, सलाह लीजिए, सीक एडवाइस, घबराइए मत। जैसे दूसरे अध्याय में आता है भागवत गीता में, अर्जुन कंफ्यूज्ड है। सामने मित्र संबंधी, साले, ससुर, मामे, पता नहीं कौन कौन खड़े हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेष्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।
कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव। अपनी कृपण दुर्बलता के कारण इस समय सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रहा हूं। मेरा योद्धा का स्वभाव मुझसे अपहृत हो गया, मुझसे छूट गया। मुझे मालूम है मैं अर्जुन हूं, लेकिन मैं महाधनुर्धर हूं। लेकिन इस समय वो धनुर्धर वाली मेरी बात कुछ बची नहीं, हाथ मेरे काम रहे। मैं आपसे पूछता हूं, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता किं कर्तव्य विमूढ़। मैं आपसे पूछता हूं, यस्य स्यानिश्चितं ब्रूहितान् में, मेरे लिए जो ठीक हो प्लीज मुझे बताओ। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे गाइड करो। So seeking mentor is very very important. This is what you are saying. एग्जैक्टली सर, यंग एज में मेंटोर नंबर वन बहुत एंड जरूरी सेकंड है। एडवाइस सर, मेरे ख्याल से लर्निंग एजिलिटी वाली बहुत मदद करेगी, क्योंकि आज के समय में जब बिजनेस सिनेरियो रोज चेंज हो रहा है, इफ यू आर नॉट एजाइल, स्पेशली लर्निंग एजाइल, यू कांट सर्वाइव। व्हाट डू बिल्कुल यू ठीक थिंक? बोले। हाँ इसी में दूसरे अध्याय का 41वां है। सर। क्या? एक 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 व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंत बुद्धियो अविसायिना। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, तेरा प्रोफेशन, तेरी आत्मा, तेरी बुद्धि। एक कुरु नंदना, हे कुरु नंदन, इन तीनों को इंटरट्वाइन कर ले। हो वाओ। बहुशाखा ही अनंत, ये कर ले, वो कर ले। मैं भी सॉफ्टवेयर सीख लूं, यूएसए चला जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा। सॉफ्टवेयर का तुझे ऐसे नहीं पता। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंत बुद्धियो अविसायिना। जिनकी बुद्धि बहुशाखा है, सब कुछ कर लेना चाहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के पॉडकास्ट में आपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, टॉप लीडरशिप, how to build my own career, how to come out of confusion, what are those 3 skills if somebody masters is going to grow in the career, इसके ऊपर जो उदाहरण देके, जो सूक्तियाँ, जो श्लोक सुना के आपने कनेक्ट किया इंडियन माइथोलॉजी को विद लीडरशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट एंड कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, मैं सर चकित हूँ और मैं श्योर हूँ कि इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को इससे बहुत गाइडेंस मिलने वाली है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन समाज के किसी काम में आए, देश के काम में आए, दुनिया के काम में आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।